आज बात करते हैं सम्राट अशोक की। एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही शांति और अहिंसा की याद आती है ना? पर क्या हो अगर कोई कहे कि इस कहानी की शुरुआत बहुत ही ज्यादा हिंसा और खून खराबे से हुई थी? हाँ, ये सुनने में भले ही अजीब लगे, पर सच यही है। और यही वो विरोधाभास है जो अशोक की कहानी को इतना फैसिनेटिंग बनाता है। तो आज हम इसी सफर को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक बेरहम विजेता इतिहास का सबसे बड़ा शांति दूत बन गया। तो कहानी को शुरू करते हैं बिल्कुल शुरू से, उस दौर से जब अशोक को महान नहीं बल्कि एक बेहद महत्वाकांक्षी राजकुमार के तौर पर जाना जाता था। मौर्य साम्राज्य का राजकुमार। जी हाँ, 99 भाई। जरा सोचिए, सत्ता की भूख किस हद तक थी। ये जो सिंघली परंपराएं हैं, ये हमें उस शुरुआती अशोक की एक झलक दिखाती हैं। एक ऐसा अशोक जो सिंहासन के लिए कुछ भी कर सकता था। ये वो अशोक बिल्कुल नहीं है जिसे हम आज याद करते हैं, है ना? बिल्कुल अलग। तो अब राजा बनने के बाद अशोक ने अपने साम्राज्य को और फैलाना शुरू किया। और यहीं यहीं कहानी में वो मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। उसके शासन के 8वें साल में हुआ कलिंग पर हमला। एक ऐसी जीत जो हार से भी बदतर साबित होने वाली थी। देखिए, कलिंग उस वक्त एक बहुत ही शक्तिशाली राज्य था और मौर्य साम्राज्य के लिए एक तरह से एक चुनौती। तो अशोक ने इसे जीतने के लिए अपनी पूरी सैन्य ताकत लगा दी और इसका नतीजा बहुत ही भयानक, बहुत ही विनाशकारी। ये वो जंग थी जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। अब जरा इस युद्ध की भयावहता को आंकड़ों में देखते हैं, और ये आंकड़े वाकई दिल दहलाने वाले हैं। इस जंग में जो लोग मारे गए, उनकी अनुमानित संख्या थी 1 लाख। और ये यही खत्म नहीं होता। इससे भी कई ज्यादा, करीब करीब 1.5 लाख लोगों को बंदी बनाया गया। उन्हें अपनी जमीन से, अपने घरों से निकाल दिया गया। सोचिए, एक पूरी की पूरी पीढ़ी या तो खत्म हो गई या बेघर। और ये शब्द ये किसी इतिहासकार के नहीं बल्कि खुद अशोक के हैं। उसके अपने शिलालेखों में ये लिखा मिलता है। देवानाम प्रिय, यानी देवताओं का प्रिय, ये अशोक का ही एक नाम था। तो उसके लिए ये मार काट देखना बेहद दर्दनाक था। जब उसने अपनी आंखों से इस तबाही को देखा तो उसका दिल, कह सकते हैं कि, पछतावा से भर गया। और बस यहीं से शुरू हुआ वो महान परिवर्तन। तो सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी हिंसा और पश्चाताप के बाद अशोक ने किया क्या? उसने एक ऐसा कदम उठाया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। एक बिल्कुल नया दर्शन, एक रेवोल्यूशनरी आइडिया सामने रखा, जिसने उसके पूरे साम्राज्य की सोच को बदल दिया। और उसने इसे नाम दिया धम्म। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि धम्म कोई नया धर्म नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये तो एक तरह का मॉरल कोड था, जीने का एक सही तरीका। एक ऐसा सिद्धांत जिसे कोई भी अपना सकता था, चाहे वो किसी भी धर्म को मानता हो। ये तलवार के जोर पर नहीं, बल्कि नैतिकता के आधार पर शासन करने का एक नया तरीका था। और इसके जो सिद्धांत थे, वो बहुत ही सरल लेकिन बहुत गहरे थे। जैसे कि अहिंसा, यानी किसी भी जीव को तकलीफ न देना, अपने माता पिता, गुरुओं और बड़ों की इज्जत करना, सभी धर्मों के लिए सहिष्णुता रखना, और हाँ, अपने नौकरों और दासों के प्रति भी दया का भाव रखना। इन्हीं मूल्यों को अशोक अपने पूरे साम्राज्य में फैलाना चाहता था। तो अब अशोक की पहचान बदल चुकी थी। वो अब सिर्फ जमीनें नहीं जीत रहा था, वो लोगों के दिल जीतना चाहता था। उसने युद्ध का शोर, जिसे भेरी घोष कहते थे, उसे बदलकर शांति का संदेश, यानी धम्म घोष कर दिया। पर सवाल यह है कि उसने ये संदेश लोगों तक पहुंचाया कैसे? इसके लिए उसने एक पूरा प्लान बनाया था। सबसे पहले उसने अपनी बातें, अपनी नीतियां चट्टानों और बड़े बड़े खंभों पर लिखवाएं, ताकि आते जाते सब लोग उन्हें पढ़ें। फिर धम्म महामाथ नाम के खास अफसर नियुक्त किए, जिनका काम ही था लोगों को धम्म सिखाना। उसने खुद शिकार करना छोड़ दिया और उसकी जगह धर्म यात्राएं करने लगा। और सिर्फ अपने देश में ही नहीं, उसने अपने दूत श्रीलंका, मिस्र, ग्रीस जैसी दूर दराज जगहों पर भी भेजे। ये नक्शा देखिए, इससे अंदाजा लगता है कि अशोक का ये प्रोजेक्ट कितना बड़ा था। अफगानिस्तान से लेकर नीचे दक्षिण भारत तक, सोचिए, इतने बड़े इलाके में उसका प्रभाव था। उसके शब्द आज भी पत्थरों पर मौजूद हैं, जो उसकी सोच की गवाही देते हैं। और ये प्रतीक तो हम सब पहचानते हैं। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ, ये सीधे सीधे अशोक की विरासत से जुड़ा है। ये शांति का, न्याय का और एक नैतिक शासन का प्रतीक है। लेकिन क्या अशोक की विरासत इतनी ही सीधी सादी है?
क्या इसमें कोई और पहलू भी है? और यहीं आकर कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है, क्योंकि इतिहासकार इस बात पर एक मत नहीं है कि अशोक की नीतियों का आखिर में नतीजा क्या निकला। क्या ये नीतियां साम्राज्य के लिए अच्छी थी, या फिर कहीं इन्हीं की वजह से साम्राज्य का पतन तो नहीं हुआ? तो यहां हमें दो अलग अलग पक्ष देखने को मिलते हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो मानते हैं कि अशोक की धम्म नीति की वजह से साम्राज्य में शांति और खुशहाली आई। एक इतने बड़े और अलग अलग तरह के लोगों वाले साम्राज्य को उसने नैतिक मूल्यों से जोड़कर एक कर दिया। लेकिन एक दूसरा पक्ष भी है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि अहिंसा पर बहुत ज्यादा जोर देने से मौर्य सेना कमजोर पड़ गई, और शायद इसी वजह से बाद में बाहरी आक्रमणकारियों के लिए रास्ता आसान हो गया। उनका यह भी कहना है कि उसकी कुछ नीतियों से ब्राह्मण वर्ग नाराज हो गया था, और उसके बाद के राजा इतने काबिल नहीं थे कि इस विरासत को संभाल पाते। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है कि हम अशोक को किस तरह देखें। क्या वो एक महान शासक था जिसका सपना बहुत आदर्शवादी था, जो अपने वक्त से बहुत आगे की सोच रहा था, या फिर उसकी शांति की नीति एक बड़े साम्राज्य के लिए एक तरह की खतरनाक पॉलिसी साबित हुई? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब इतिहासकार आज भी ढूंढ रहे हैं, और शायद यही अशोक की कहानी को हमेशा के लिए इतना प्रासंगिक बनाए रखता है।